पिछली सरकारों ने भी इस वक्फ को दूध पिलाया और कसर मौजूदा सरकार भी नहीं छोड़ रही है। हिंदुत्व के नाम पर वोट लेने वाली पार्टी की लिस्ट से हिंदू गायब होता नजर आ रहा है। देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे बड़ा जमीन मालिक वक्फ बोर्ड है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब देश का सबसे बड़ा जमीन का मालिक वक्फ ही होगा। हिंदुओं को उनके घर से बाहर फेंक दिया जाएगा, उनकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी और वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वक्फ की ज़मीन दिन दोगुना और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। जय श्री राम। मैं हूं अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज बात करेंगे उस सच्चाई की जिससे अभी तक आप वाकिफ नहीं हैं। इन दिनों वक्फ बोर्ड काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि इसके कारनामे ही ऐसे हैं। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने वक्फ बोर्ड से जुड़े घोटालों के आरोप में ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। उधर तमिलनाडु में एक हिंदू बहुल गांव की करीब 90% ज़मीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया है, जिसमें 1500 साल पुराना एक मंदिर भी है। 18 गांव इसकी चपेट में आते हैं और 7 गांव पूरी तरह से वक्फ के हो चुके हैं। सोचिए, दुनिया में इस्लाम के आने से पहले के मंदिर पर भी वक्फ ने अपनी मिल्कियत का दावा कर दिया है। वक्फ बोर्ड की ऐसी ही विवादित गतिविधियों और उसे मिले विशेषाधिकारों को गैर संवैधानिक बताते हुए वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या, वो करता क्या है और उसके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो आइए वक्फ बोर्ड के गठन से लेकर उसकी गतिविधियों तक एक बार बिंदु पर विस्तार से बात करते हैं। सिर्फ 13 साल में दोगुनी से भी ज्यादा हो गई वक्फ बोर्ड की संपत्ति। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वक्फ बोर्ड के पास भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है, यानी वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश के सभी वक्फ बोर्डों के पास कुल मिलाकर 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ से भी ज्यादा पर फैली हैं। सेना के पास करीब 18 लाख एकड़ जमीन पर संपत्तियां हैं, जबकि रेलवे की चल अचल संपत्तियां करीब 12 लाख एकड़ में फैली हैं। अब आप जो आंकड़ा जानने वाले हैं वो चौंका देगा। साल 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली थी। मतलब साफ है कि बीते 13 सालों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। आप भी जानते हैं कि जमीन का विस्तार तो नहीं हो सकता, फिर वक्फ बोर्ड के हिस्से जमीन का इतना बड़ा हिस्सा इतनी तेजी से कैसे जा रहा है, कैसे बढ़ रहा है। वक्फ बोर्ड की जमीन का रकबा, ये रकबा कैसे बढ़ रहा है हम आपको बताते हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड देश भर में जहां भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाता है, उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। अवैध मज़ारों, नई नई मस्जिदों की भी बाढ़ सी आ रही है। इन मज़ारों को आसपास की ज़मीनों पर वक्फ का कब्जा हो जाता है। चूंकि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कोई ज़मीन वक्फ की संपत्ति है, तो ये साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, बल्कि ज़मीन के असली मालिक की होती है कि वो बताए कि कैसे उसकी ज़मीन वक्फ की ज़मीन नहीं है। 1995 का कानून ये ज़रूर कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है। जवाब ऊपर दिया जा चुका है। अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है, तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश करना नहीं होगा। सारे कागज और सबूत उसे देने हैं जो अब तक इस जमीन का दावेदार रहा है। कौन नहीं जानता कि कई परिवारों के पास जमीन का पुख्ता कागजात नहीं होते। वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है, क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए
कोई कागज नहीं देना होता। वक्फ बोर्ड के गठन की कहानी जानिए। 1947 में अंग्रेजों की अधीनता से आज़ादी मिलने के साथ भारत के बंटवारे से पाकिस्तान नया देश बना। तब जो मुसलमान भारत से पाकिस्तान चले गए, उनकी ज़मीनों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। वो कहते हैं कि 1950 में नेहरू लियाकत समझौते में ये तय हुआ था कि विस्थापित होने वालों का भारत और पाकिस्तान में अपनी अपनी संपत्तियों पर अधिकार बना रहेगा। वो अपनी संपत्तियां बेच सकेंगे। हालांकि पाकिस्तान में नेहरू लियाकत समझौते के अन्य प्रावधानों का जो हश्र हुआ, वही हश्र इसका भी हुआ। पाकिस्तान में हिंदुओं की छोड़ी ज़मीनें, उनके मकानों और बाकी संपत्तियों पर वहाँ की सरकार या स्थानीय लोगों का कब्जा हो गया। लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यहाँ से पाकिस्तान गए मुसलमानों की संपत्तियों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। जो मालिकों द्वारा साथ ले जाने, बेच दिए जाने के बाद जो संपत्तियां बच गई हैं, उन्हें वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। एनिमी प्रॉपर्टी एक अपवाद है, उस पर सरकार का अधिकार हुआ। 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। यहीं से भारत के इस्लामीकरण का एजेंडा शुरू होता है। दुनिया के किसी इस्लामी देश में वक्फ बोर्ड नाम की कोई संस्था नहीं है। यह सिर्फ भारत में है, जो इस्लामी नहीं धर्मनिरपेक्ष देश है। नेहरू ने प्रधानमंत्री की कुर्सी का कितना गलत इस्तेमाल किया, उस बात का अंदाज़ा आपको लग गया होगा। ये सब तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम है। नेहरू तो कर गए, लेकिन अब भुगतना हिंदुओं को पड़ेगा। उस वक्त तक जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन उसके बाद देश के मुसलमान को असीम शक्तियों से नवाजा गया। 1995 के संशोधन से वक्फ बोर्ड को मिली असीम शक्तियां। साल 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में संशोधन किया और नए नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी। वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 3R के मुताबिक कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक, मजहबी या पैरोकारी मान लिया जाए तो वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि ये ज़मीन किसकी है, ये वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। दरअसल वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी संपत्ति नहीं। इस निर्धारण के 3 आधार होते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था ज़मीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सर्वे में ज़मीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हुआ। बड़ी बात यह है कि अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, तब आप वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। इस ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। हालांकि राज्य की सरकार किस दल की है, इस पर निर्भर करता है कि ट्रिब्यूनल में कौन लोग होंगे। संभव है कि ट्रिब्यूनल में भी सभी के सभी मुस्लिम ही हो। वैसे भी अक्सर सरकारों की कोशिश यही होती है कि ट्रिब्यूनल का गठन ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिमों के साथ हो। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। देश में एक सेंट्रल 32 स्टेट वक्फ बोर्ड, देश में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 32 स्टेट बोर्ड हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। कहना नहीं पड़ेगा कि किसी मुसलमान को ही अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया जाता है। मोदी सरकार में मुख्तार अब्बास नकवी इस पद पर थे। उनके हटने के बाद से स्मृति ईरानी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। वो पारसी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। इस तरह सेंट्रल वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष तो कभी कभार गैर मुस्लिम हो सकता है,
लेकिन सारे सदस्य मुस्लिम ही होते हैं। वक्फ बोर्ड को सरकार से भी अनुदान। मोदी सरकार में भी वक्फ को लेकर उदारता दिखाई गई है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नियम बनाया है कि अगर वक्फ की जमीन पर स्कूल, अस्पताल आदि बनते हैं तो पूरा खर्च सरकार का होगा। ये तब हुआ जब मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। एक तरफ सरकार मंदिरों के पैसे को हजम कर लेती है तो दूसरी तरफ वक्फ को अनुदान देती है। सरकार मंदिर ट्रस्ट का निर्माण करती है, उसके लिए गैर हिंदुओं को भी ट्रस्ट में शामिल करने का प्रावधान है। यही नहीं, मंदिर परिसर में दुकानें खोलने की भी इजाजत गैर हिंदुओं को होती है। भारत के इस्लामीकरण की प्रक्रिया भारत विभाजन के बाद से ही शुरू हो चुकी थी। देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, पाकिस्तान बना धर्म के नाम पर। इस देश में रह रहे मुसलमानों ने कहा कि वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए एक अलग देश बन गया पाकिस्तान। ऐतिहासिक तथ्य है कि जिन लोगों ने मुस्लिम देशों का एजेंडा चलाकर अलग देश की मांग की, उनमें ज्यादातर भारत में ही रह गए। अश्विनी उपाध्याय ने इन्हीं आपत्तियों को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हालांकि अब उन्होंने हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि याचिका को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाए। मंदिरों के पैसे से मदरसे पल रहे हैं, मंदिरों के पैसे से मदरसे पल रहे हैं, मंदिरों के पैसे से वक्फ पल रहा है और भारत का धर्मनिरपेक्ष मुसलमान सर तन से जुदा करने की धमकी देता है। पिछली सरकारों ने भी इन्हें दूध पिलाया और यह सरकार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। हिंदुत्व के नाम पर वोट लेने वाली पार्टी कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक सी गई है और इसीलिए हिंदू खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।